हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे करा रही हूँ मैथ्स के प्रैक्टिस सेट और आज मुझे कराना है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ये जो प्रैक्टिस सेट में करा रही हूँ इसमें बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, जो कि हर चैप्टर को कवर करता है। इन द सेंस कि आपके जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं अभी यहाँ पे मैथ सेक्शन पूछा जाता है, जिसमें से अगर आप बात कर लेते हैं लेखपाल की, रेलवे की, और अगर आप बात करते हैं यूपी टेट सी टेट, ठीक है, और अगर आप बात करते हैं सुपर टेट की, इसके अलावा जो केवीएस के एग्ज़ाम होते हैं या फिर और अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं जे के यानी कि जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे मैथ्स का सेक्शन पूछा जाता है, उन सब के लिए ये जो वीडियोस मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट में करा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो कई जगह से, कई पेपर्स से देख करके पेपर का पैटर्न कैसा पूछा जाता है अप टू आपका जो है ये 10th लेवल तक का, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट मैंने कोशिश करा है कि उसके ऊपर की भी चीज़ें अगर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर सकूँ तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो आज मुझे कराना है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग, और जो लोग नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। मुझे कराना है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ का कि सुमित अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 50% परिवहन पर। यदि वो 600 प्रति माह बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि का आधा है, तो उसकी मासिक आय कितनी है। अगर ये क्वेश्चन आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो कि इसे आप कैसे करो, अगर आप बिल्कुल भी न्यू हो, सिंपल आपसे क्या पूछा है, मासिक आय कितनी है, मतलब कि आपको पता ही नहीं है ना मासिक आय कितनी है, ये आपको पता करना है। तो आप ये मान लेना कि उसकी मासिक आय x है, ठीक है ना। आप ये मान सकते हो ना कि उसकी मासिक आय कितनी है, x है। सिंपल, यहाँ पे आपने मान लिया कि रुपए x उसकी मासिक आय है। आपसे कह रहा है कि वो भोजन पे कितना खर्च करता है, वेतन का 40%, यानी कि जो वेतन इसका है वो कितना है, x रुपये है, तो वो भोजन पे कितना खर्च करेगा, x का 40% ना, यानी कि 40x/100, या आप इसे लिख सकते हो 2x/5। सिंपल है। अब कह रहा है कि परिवहन शेष जो है उसका 50% परिवहन पर खर्च करता है। जो शेष बच रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है सुमित अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 50% परिवहन पर। मतलब कि इतना खर्च करने के बाद से जो राशि बच रही है उसका 50% वो खर्च करता है परिवहन पर। तो उसका 50%, तो पहले आप शेष राशि निकाल लो यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे, शेष कैसे निकलता है, ये टोटल है, ये भोजन पे खर्च किया, तो शेष कितना हो गया, तुरंत निकाल लो, x - 2x/5, यानी कि ये हो गया 3x/5। सॉल्व करने पे एलसीएम लोगे 5 आएगा, 5x - 2x होता है 3x/5। अब आपसे कह रहा है कि वो परिवहन पे कितना खर्च कर रहा है, जो शेष बच रही है राशि उसका 50% यानी कि 1/2 होता है। नहीं निकालने आता है तो 50% ऐसे निकालना, 50 दूनी 100, यानी कि 3x/10 रुपीज़ वो खर्च कर रहा है परिवहन पर। मैंने यहाँ पे कहीं रुपए मेंशन नहीं किए हैं, बिकॉज ये रिटर्न तो आपका पेपर होना नहीं है। पेपर आपका होना है जो आपका आता है मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, वैसे ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, देखो A B C and D। तो यहाँ पे ये सब चीज़ मैं रफली ही बता रही हूँ आपको कि बस करना कैसे है ये ध्यान देना। अब आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर वो प्रति माह 600 रुपये बचा लेता है, ठीक है ना, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि का आधा है। यहाँ मतलब क्या हुआ, भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद जो शेष राशि बच रही है उसका आधा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसे, यहाँ तो क्या हो जाएगा, इसका आधा है मतलब कि 3x/10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है इज इक्वल टू यहाँ 600। लेकिन ये कह रहा है कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि का आधा है, यानी कि जब इसका आप आधा करोगे तो क्या हो जाएगा, आधा करोगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ जाएगा ना। आधा मतलब क्या होता है, 1/2 होता है।
तो ये मल्टीप्लाई होकर के यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 600 और ये हो जाएगा 10/3 और इसे आप लिख सकते हो 200 यानी कि x जो है जिसे आपने सपोज़ किया था कि माना मासिक आय है ये आ जाएगा 4000 रुपये और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखो आंसर आ चुका है 4000 रुपये। तो डायरेक्टली आप कैसे करोगे इसे, कुछ नहीं करना है, x सपोज़ कर लेना भोजन पे कितना खर्च कर रहा है 2x/5, फिर उसका आप निकाल लेना x में से माइनस करके उसको, या फिर 1 में से माइनस करके भी आप निकाल सकते हो बहुत ही ईजीली, ठीक है। और उसके बाद से बाकी का प्रोसेस बस आपको उसको आधा कर देना है जो परिवहन वाली राशि आपकी निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंकों की किसी संख्या का 1/4 उसी संख्या के 1/5 से 4 अधिक है, दोनों अंकों का अंतर कितना है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो कैसे करेंगे आप, तो देखो 2 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, उस संख्या का 1/4। तो अगर 2 अंकों की संख्या है तो हम सपोज़ कर लेते हैं ना कि माना संख्या क्या है, हम ये मान लेते हैं कि जो संख्या हमारी है वो x है, ठीक है, मैंने यहाँ माना लिख दिया है। तो माना संख्या क्या है हमारी x है। अब आपसे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आपसे कह रहा है कि संख्या का 1/4 क्या हो गया, x/4 हुआ ना, x मल्टीप्लाई बाई 1/4, ये जो है उसी संख्या के 1/5 यानी कि इसी संख्या के 1/5 से क्या है 4 अधिक है, बस यही करना था। कह क्या रहा है कि जो संख्या आपने सपोज़ की है उसका 1/4 किसके बराबर है, इसी संख्या के 1/5 से 4 अधिक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, x/4 ये उधर ले जाओगे तो x - 5 = 4 हो गया, ये कितना आएगा 20 हो गया, ये हो गया 5x - 4x = 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 80 आ चुकी है, यानी कि वो संख्या जो है वो क्या है, वो आ गई है 80 यानी कि 80। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि अंकों का अंतर कितना है, तो अंक क्या है आपके 80 है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, आपसे यही पूछा है कि अंकों का अंतर कितना है। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, मैं आपको यहाँ लिख के बता दे रही हूँ, इसका डिफरेंस हो जाएगा आपका यानी कि अंतर हो जाएगा 8 - 0 = 8। और आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये आपका आंसर है 8 अंकों का अंतर। अंक कितना आया था 80 यानी कि 80 आया था। A6, B8, C4, D आंकड़े अधूरे हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। तदनुसार उनकी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी है। थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, बट मैं आपको ऐसे बताऊंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले कह रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं यानी कि 2 वृत्त दिया हुआ है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है, ठीक है। देखो 2 वृत्त दिया हुआ है तो इस तरह से हम समझ लेते हैं कि ये और एक ये 2 वृत्त है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एक की त्रिज्या 5 है और एक की 3 है, तो ठीक है, किसी भी की भी अगर बड़ा है ये मान लो तो इसकी 5 है और इसकी मान लेते हैं 3 है, भाई जो छोटा होगा उसकी त्रिज्या कम होगी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है उनके केंद्रों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ये केंद्र है ना, ये सेंटर जो है इसके बीच की दूरी कितनी है 24 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है उनकी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है ये बताना है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यानी कि ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं इस तरह से और ये दिख रही है इस तरह से स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई बतानी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सिंपली क्या करना होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है ये आप याद कर लीजिए। इस उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई के लिए जो फॉर्मूला आप लगाएंगे वो क्या होगा, d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, और ये होता है अंडर रूट में। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे d क्या है, तो d होता है डिस्टेंस, ठीक है ना। समझ लेना कि d क्या होता है, d होता है डिस्टेंस और r होती है रेडियस। रेडियस r1 r2 के टर्म में दिया हुआ है बिकॉज यहाँ पे आपके पास 2 सर्कल हैं यानी कि 2 वृत्त हैं। d का स्क्वायर, तो d क्या है 24, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर बस कैलकुलेशन करना है। r1 r2 है, एक का 3 है, एक का 5 है, इसका स्क्वायर, ठीक है।
इतना कर सकते हैं आप। 24 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लेना। 576 माइनस ये हो गया आपका 8 का स्क्वायर। इसे आप कर सकते हो 576 माइनस 64 और ये हो गया आपका 512। देखो 2 1 और ये 5। 512 किसका स्क्वायर होता है? तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है 512, ठीक है। 512 स्क्वायर किसी का नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे किस फॉर्म में? स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा 16√2 सेंटीमीटर। और आप देख लो ऑप्शन नंबर ए 16 है, बी 15√2 है, सी 16√2 है और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। दैट मीन्स कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है √d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक खंभा 100 मीटर ऊंचा है, यदि उसकी छाया की लंबाई 100 √3 मीटर हो तो सूर्य का उन्नतांश कोण क्या होगा? ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, ऊंचाई और दूरी का। तो जिस तरह से क्वेश्चन कहा गया है कि एक खंभा है 100 मीटर ऊंचा। देखो मैथ्स को करने का तरीका ये होता है ना कि मैथ्स जब आप पढ़ रहे हो एक लाइन को समझने की कोशिश किया करो। ये नहीं है कि बस क्वेश्चन पढ़ा और लगे परेशान होने उसमें, तो इस तरह से मैथ्स नहीं आती है। एक खंभा 100 मीटर ऊंचा है, तो देखो खंभा है, बस जो इसने कहा है हम वही करेंगे। इसकी छाया की लंबाई 100 करने में 3 है। छाया कैसे बनेगी? ये जब खंभा है तो इसकी छाया ऐसे ही बनेगी ना, 100 करने में 3 मीटर। सूर्य का उन्नतांश कोण पूछ रहा है, उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो हम इसे मान लेते हैं कि थीटा है। ये इसको नेमिंग दे दीजिए ABC। बस आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है कि AB खंभा है, BC परछाई है, ठीक है। और सूर्य का जो उन्नतांश है यानी कि जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। ये हमने मान लिया है। हमें क्या क्या पता है? मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला होता है लाल बटा कक्का, ये हिंदी में होता है लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, ठीक है। ये साइन का, ये कॉस का, ये टैन का, फिर उल्टा जब चलेंगे तो कॉट, सेक, कोसेक, ये हिंदी में होता है। अगर इंग्लिश की बात आती है तो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। वो क्या होता है? PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जस्ट इसका अपोजिट करेंगे तो फिर वही बात आती है कॉट, सेक और कोसेक का। थीटा की बात करनी है, हमें क्या पता है? लंब पता है और आधार पता है। तो लंब और आधार किस में है? देखो लंब कर्ण, आधार कर्ण, लंब आधार, यानी कि टैन थीटा। टैन थीटा निकाल लेंगे हम यहाँ से। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा कर के आप ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन देख लेना, मैंने वहाँ पढ़ाया रखा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस, उसकी बेसिक्स मैंने वहाँ बता रखी हैं, आप देख लेना। आप अगर कहोगे तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूँगी, आपको यहाँ से उसके बेसिक्स तो एटलीस्ट क्लियर हो ही जाएंगे, तो आप देख सकते हो वहाँ से जा कर के। ये क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब क्या है? AB है, तो AB अपॉन BC, बस हो गया क्वेश्चन। 100 अपॉन 100 √3, 100 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 अपॉन √3, और अकॉर्डिंग टू द साइन कॉस टेबल 1 अपॉन √3 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है? जो टेबल होता है, मैंने कहा था कि आप याद कर लीजिएगा सारी वैल्यूज़, किसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो ये होती है वैल्यू tan 30 की, तो इसे हम लिख सकते हैं tan 30, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30। आप चेक कर लें अपना ऑप्शन A15, B45, C60 एंड D30। सो D इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ से थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 30 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है अगर बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। यदि ए, बी और सी के वेतन का योग दे रखा है रुपये 7,680, तो आपको बताना है ए का वेतन क्या है। बहुत सिंपल ट्रिक से मैं इसे बताऊंगी। देखो कभी कभी बात होती है ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रिक्स ही करवाओ, लेकिन अगर ट्रिक्स ही सिर्फ करवाने लगो तो जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें इनकी बेसिक्स ही नहीं पता होती है ना। और अगर बेसिक नहीं पता है तो वो कर नहीं पाएंगे। और जो बहुत अच्छे लेवल के बच्चे होते हैं वो
नहीं चाहते हैं कि एकदम बेसिक से बताया जाए, बट मैं यहाँ कोशिश ये करती हूँ कि आपको वो ही चीज़ें बताई जाएँ जिससे आप स्मार्टली वहाँ पे क्वेश्चन कर सको। जो क्वेश्चन ट्रिक के लायक नहीं है मैं ट्रिक से नहीं बताती हूँ, क्योंकि उससे फिर दिक्कतें होती हैं एग्ज़ाम्स में। लेकिन हाँ, जिस क्वेश्चन में लगता है कि नहीं यार यहाँ पे ट्रिक ही करना है तो वहाँ पे ट्रिक ही करना है। जैसे यहाँ पे देखो, इसको ट्रिक से कर लो, ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इसका जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो बहुत लंबा है। बोला क्या, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, यानी कि पहले बी का वेतन पता होगा तभी ए का पता होगा। क्वेश्चन समझना, बोल क्या रहा है, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, यानी कि अगर बी का वेतन पता करना है तो सी का वेतन मालूम होना चाहिए। अब यहाँ तीनों का योग दिया है तो आप ऐसे लिख लो ए बी सी, और हम ये मान लेते हैं, कोई भी चीज़ देखो हमेशा 100 में ही होती है, तो हम मान लेते हैं कि सी का वेतन 100 रुपये है। सिंपल, ठीक है, सी का वेतन हम मान लिए 100 रुपये है, मैंने यहाँ से लिख दिया। अब आपसे क्या कह रहा है, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है, यानी बी का वेतन निकालना हो तो सी का 40% निकालना पड़ेगा। मैं रफली बता रही हूँ, यहाँ पे इसे करने की ज़रूरत नहीं है, ओरल भी हो जा रहा है। यानी कि सी के वेतन का 40% जो होगा वो होगा बी का वेतन, तो कितना आया, 40 आया, यानी कि ये 40 हो गया रुपये। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। बी का वेतन कितना है, 40, और इसका 30% अधिक बोला है, 30% नहीं बोला। देखो समझो बात को, 30% कम अलग होता है, 30% अलग होता है, और 30% अधिक अलग होता है। अधिक की बात आती है तो 100 में 30 ऐड करके तब निकालेंगे, कम की बात आती है तो 100 में से 30 माइनस करके तब निकालते हैं, और अगर सिर्फ कहता है 30% तब 30% निकालते हैं। ये बात एकदम ध्यान में बिठा लीजिए अपने। 30% अधिक कहने का मतलब है कि 100 में 30 जोड़ेंगे, यानी कि 130% निकालेंगे, और ये हो गया आपका 52, यानी कि 52 रुपीज़ हो गया ए का वेतन। सिंपल, ये जो चीज़ें आती हैं ना, ये चीज़ें जो आती हैं ना, ये किस में आती हैं, ये रेशियो निकल के आया एक। ठीक है, मैंने शायद पहले बोल दिया है कि बी का वेतन 40 रुपये, तो ये 40 रुपये इन द सेंस कि ये रेशियो में निकल के आया, ये इनके बीच का रेशियो निकल के आया है। अब आपसे कह रहा है कि ये ए बी सी के वेतन का योग रुपये 7680 है, यानी कि जो ये रेशियो था इसे अब हम कन्वर्ट करेंगे योग में, तो ये x को साथ लेके चलेंगे, 7680 कितना हो गया, ये देखो 92 हो गया, और ये हो गया 192x, तो ये 7680 x की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई, देखो 4 2 जा 8, 20 होना चाहिए यहाँ से, तो जब हम करेंगे तो ये 20 ही आएगा। ठीक है, देख लेना, 20 नहीं आएगा, 40 आएगा, बिकॉज 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, और ये हाँ ठीक है, तो ये 40 आ गया। x की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 40। आपसे पूछा क्या है, ये सिर्फ x की वैल्यू आई है। आपसे पूछा है a का वेतन क्या होगा, तो a का वेतन है कितना, a का हमें वेतन निकालना है, और a का वेतन कितना है 52x, यानी कि 52 मल्टीप्लाई बाई 40 कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और ये 0, यानी कि रुपये 2080, ये क्या हो गया है आपका ए का वेतन हो गया है, ए की सैलरी हो गई है। देख लो ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन नंबर ए 4000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 1600 रुपये, ऑप्शन नंबर सी है 2400 रुपये, और ऑप्शन नंबर डी बैठ रहा है 2080 रुपये, जो कि आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। बहुत ही आसान तरीके से करा दिया है मैंने, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है। यदि √3 पावर n इज इक्वल टू 243 है, तो आपको बताना है कि n का मान क्या होगा। तो देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम करते क्या हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ पता है, पहले तो मैं यहाँ लिख दूँ इसको ताकि आपको दिख जाए कि क्या है ये। अब ये बताओ 243, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। 243 जो होता है ये क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये पावर है, ये बेस है ना, तो 3 बेस है, तो हम इसको 3 के बेस में ही लिखते हैं। 243 जो होता है ये 3 पावर 5 होता है। ठीक है, यानी कि 3 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 243 आएगा। अब ये बताओ, अगर हमें यहाँ से रूट हटाना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमें रूट हटाना हो तो क्या करेंगे, हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे, मतलब अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाएगा। ठीक है, लेकिन रूट को लिखते क्या है, रूट मतलब होता है 1/2, तो अगर हम 3 को
n/2 पावर में लिख दें, मतलब कि इस रूट की वैल्यू 1/2 है, इसीलिए इसे n/2 लिखा गया है, और ये हो गया 3/5। बस हो गया क्वेश्चन। बेस क्या है, इक्वल है, यानी कि पावर्स भी इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ से हो जाएगा n = 10। और आप देख लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो n = 10 है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ₹800 का 3 वर्ष का मिश्रधन, देखिए कह रहा है आपसे कि 920 रुपये है। ठीक है, अगर ब्याज की दर से 3% की वृद्धि की जाए तो मिश्रधन क्या होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको बताना है क्या, मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन अगर आपको निकालना है तो पहले तो ये बताओ कि ब्याज की दर आपको पता है क्या। आपसे क्या कहा है कि 800 का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 रुपये है। ठीक है ना, यदि ब्याज की दर से 3% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, ब्याज की दर में वृद्धि करने बोल रहा है आपको कि 3% की वृद्धि कर दी जाए, तब आपको मिश्रधन बताना है, यानी कि आपको पहले ब्याज की दर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो पाएगा। यहाँ पे देखो मैंने से लिख दिया है, ये में कर लेना है, इसे में वृद्धि होगा, से वृद्धि नहीं होगा। तो करेंगे क्या, पहले ब्याज की दर निकाल लेते हैं। ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, अमाउंट है, प्रिंसिपल है, टाइम है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है हमारा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है 920, प्रिंसिपल है 800 रुपये, और ये हो गया आपका 120 रुपीज़। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, P × R × T/100। सिंपल इंटरेस्ट है 120, प्रिंसिपल आपको पता है 800, रेट आपको निकालना है, टाइम 3 वर्ष का है, और ये हो गया 100। 108 × 800, और ये हो गया 3 × 4 = 12, और ये हुए 40, और R की वैल्यू आ गई 40/8, 8 × 5 = 40, यानी कि R की वैल्यू आ चुकी है 5%। एकदम सिंपल तरीके से हमने SI का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे रेट निकाल लिया है। आपसे कह रहा है कि ब्याज में 3% की वृद्धि हो जाती है। अगर ब्याज में हम 3% की वृद्धि कर देते हैं तो मिश्रधन पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, फिर आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन निकालेंगे तो प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल। और अगर हम ब्याज में वृद्धि कर रहे हैं 3% की, तो पहले ब्याज कितना था 5%, और बाद में जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5% तो पहले था, और 3% ऐड करने को बोल रहा है, यानी कि 8%। एकदम आराम से वापस से आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हमें निकालना है मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, ये होगा प्रिंसिपल प्लस PRT/100। प्रिंसिपल 800 है, ऐड ही करना है तो हम क्यों ना साथ ही करते चलें। 800, रेट आपका 8 है, टाइम आपका 3 है, और ये हो गया 100। 108 जा बस 800 प्लस ये कितना हो गया 64 × 3। तो 64 में अगर आप 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 192 हो जाएगा, करके देख लेना एक बार। और ये आपका आ जाएगा ₹992, जो कि आपका देखो ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ₹992, यानी कि 992 आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो बहुत अच्छी तरीके से कर लिया हम लोगों ने इसे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि 3, 5, 6 और 7 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि चारों राशियां समानुपाती हो, मतलब कि समान अनुपात में हो। सिंपल सी बात ये कह रहा है आपको। तो जो आपको नंबर्स दिए हैं ना, उसमें से हम सेम नंबर्स माइनस कर लेते हैं और इसे इक्वल रेशियो में करके देख लेते हैं, अपने आप वो वैल्यू सामने आ जाएगी। जैसे 3 है, x माइनस किया अपॉन 5 - x, 6 - x अपॉन 7 - x, बस इतना करके हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आंसर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका यहाँ और इसका यहाँ, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 - 7x - 3x प्लस x², और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 30। देखो मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 5 × 6 = 30 - 5x - 6x प्लस x²। अब देखो ये x² और ये x² तो कट जाएगा, सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज ये प्लस में है, इधर आके माइनस ही होने वाला है। बाकी को हम सॉल्व करते हैं तो देखो 21
माइनस 10x इज इक्वल टू 30 माइनस 11x। अब देख लो किसको किधर ले जाना है। 11x को इधर लेते आओ तो ये 11x दिख नहीं रहा आप लोगों को ना, ओके। हाँ मैंने क्या किया मैं फिर से बता रही हूँ, इन दोनों को कट किया है। 21 माइनस 10x इज इक्वल टू 30 माइनस 11x। 11x को इधर लेके आए माइनस 10x, और 30 और 21 को इधर लेके आए माइनस 21। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू हो जा रहा है, यहाँ से देखो 10 में से 1 गया 9 और ये 0 ही आया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। मैंने 0 9 लिख दिया बिकॉज मैंने पहले यहाँ 1 लिख दिया था तो उसे 0 गया है। तो x की वैल्यू आ गई है 9, यानी कि 9 एक ऐसा नंबर है जिसे हम इन सभी नंबर में से घटाएंगे तो जो हमें राशियाँ प्राप्त होंगी वो क्या होंगी, समानुपाती होंगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कुछ अलग तरीके का दिख रहा होगा। यदि इन द ब्रैकेट आपको दिया हुआ है 2 पावर 32 प्लस 1, ठीक है, किसी संख्या के द्वारा पूर्णतः विभाजित है, तो कौन सी संख्या है जो 2 पावर 32 प्लस 1 से पूर्णतः विभाजित है, आपको वो संख्या बतानी है। देखो तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन भी देख लो एक बार, ऑप्शन भी कई सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये सब क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से हैं, तो किस तरह से करते हैं ना, ये चीज़ एकदम याद कर लेना, रट लेना इसे एकदम। a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये होता है a प्लस बी इन द अदर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने कई सारे क्वेश्चन भी कराए हैं इस पर, मेरे चैनल पे आप जाना तो देखना, प्लेलिस्ट में 9th क्लास की भी बहुत सारी क्लासेस मैंने करा रखी हैं, तो वहाँ से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। बाकी सुपर टीईटी की क्लास में बहुत सारे मैंने क्लासेस दिए हुए हैं, और यूपी टीईटी के पेपर्स मैंने सॉल्व कराए हैं प्रीवियस ईयर, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं, सीटेट के पेपर्स हैं, उसमें बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी आपको वहाँ से। अब देखो अगर आती है बात कि कौन सी संख्या है जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना, तो विभाजित करने की बात आ रही है, तो हम देखो ऑप्शन से चलने वाले हैं। यहाँ पे ऑप्शन से क्यों चलने वाले हैं, देखो पहले तो इस तरह के फॉर्म में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला माइनस के साथ है, छोड़ दो, ये वाला एक है प्लस के साथ, और एक ये वाला है, और ये वाला तो मल्टीप्लाई के साथ एकदम अलग ही ऑप्शन है। तो डी और ए ऑप्शन तो एकदम मैच ही नहीं कर रहा है, बात फंस रही है बी और सी के बीच में। अब अगर इससे विभाजित होना है, 2 पावर 32 बड़ा है कि 2 पावर 16 बड़ा है, बड़ा तो 2 पावर 32 है, तो जो नंबर आंसर होगा वो जाहिर सी बात है कि इससे बड़ा होगा, इससे छोटा हो ही नहीं सकता, और ये नंबर इससे छोटा है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ऑप्शन के थ्रू तो आंसर सीधे सी ही आ गया है। बट हम इसे क्रॉस चेक करेंगे। हमने ले लिया है, मैंने ए लिख दिया यहाँ, देखो ये 2 पावर 96 प्लस 1, ठीक है। अब इसे अगर हमें ब्रेक करना हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब को ब्रेक करते हैं, ठीक वैसे ये देखो क्या हो जाएगा, 2 पावर 32 प्लस 1, फिर 2 पावर स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर 2 पावर 64 माइनस ए बी यानी कि 2 पावर 96, तो 96 नहीं, ए बी ये वाला है ना, तो 2 पावर 32 मल्टीप्लाई बाई 1 कर लेना, 2 पावर 32 मल्टीप्लाई बाई 1, और फिर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है 1 है, यानी कि ये। इस तरह से इसको करना समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में इसको एक्सपेंड किया गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, b 1 है, लेकिन यहाँ पे जब इसे आप लिखोगे तो a प्लस बी है, यानी कि इसका अगर 3 टाइम्स लोगे तो 96 आएगा, आप करके देख लो। फिर इसको a माना गया है प्लस 1, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पर भी यही निकल के आ रहा है कि सिर्फ ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट को। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 10 की कि 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे, तो देखो 0, 2, 3, 6 और 7, इससे बनने वाली जो है सबसे बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या आपसे कह रहा है, ठीक है ना, तो इससे बनने वाली बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी हो, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है ना, 7, उसके बाद 6, 3, 2, 0,
इससे बड़ी कोई संख्या बन सकती है क्या? बिल्कुल नहीं बन सकती, बिकॉज हमने तो इसे लिखा ही किस ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, यानी कि बड़े से छोटे में लिख दिया है। तो ये सबसे बड़ी ही संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? इन्हीं नंबरों से मिला करके छोटी संख्या कौन सी बनेगी? सबसे छोटे नंबर से शुरू कर लेना और बड़े तक चले जाना, यानी कि 0। तो 0, अब आप देखो, अब आप सोचोगे 0, लेकिन एक चीज़ ये समझ लेना कि जब भी छोटी संख्या की बात करेगा और 0 उसमें इंक्लूड होगा, 0 कभी पहले नहीं लिखा जाता है, 0 कभी पहले नहीं लिखा जाता है। 0 के बाद वाला जो नंबर होगा उसे आप लिख लेना पहले, यानी कि 0 से बड़ा 2। अब इसके बाद से आप 0, 3, 6, 7 इस तरह से नंबर को लिखा जाता है। कभी भी गलती से 0 को पहले मत लिख देना, वरना 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। आपको 0 को ले करके नंबर बनाना है, तो 0 से बड़े वाले नंबर को लिख लेना, उसके बाद 0 लगाना, वरना हमेशा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है इसका अंतर, अब आप इसको माइनस करके बहुत ही इजीली अंतर निकाल सकते हो। 76320 माइनस 20367 मैं करके दिखा दे रही हूँ। 76320 20367, देखो 10 में से 7 गया 3, 11 में से 6 गया 5, 12 में से 3 गया, तो यहाँ चूँकि 3 था लेकिन यहाँ दे दिया है तो यहाँ 12 हो चुका है, तो यहाँ 9, 5 और ये आया 5। 55953 55953 इसका आंसर आ चुका है। और 55953 देखो आपका ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है मुझे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी हमें 5 क्वेश्चन और कराने हैं आज के इस सेट में, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 5K 3, 4, 6, 7 11 से पूर्णतया विभाजित हों तो K का मान क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ आपको एक सेट और में, तो अगर जिसने मेरा पहला सेट लगाया होगा उसे बिल्कुल आ रहा होगा ये क्वेश्चन। तो आप लोग ये क्वेश्चन जो है खुद से करके देख लेना ज़रूर से कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बाकी मैं बता दे रही हूँ, 11 से कह रहा है पूर्णतया विभाजित है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप जो है, मैंने जब पहला वीडियो शायद जब ये बनाया था इसका प्रिपरेशन का, और मैंने उस समय आपको ये बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल जा करके प्लेलिस्ट से पढ़ लेना, या फिर मैंने इसका लिंक भी आपको ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, मुझे याद है कि मैंने दिया था, तो आपको वहाँ से भी पढ़ना था। 11 के लिए बात आती है डिविजिबिलिटी रूल की, तो इसके जो सम और विषम स्थान के अंक जो हैं वो बराबर होंगे और उनका अंतर जो होगा वो 11 का गुणज होगा। यह डिविजिबिलिटी रूल होती है 11 के लिए। ठीक है, चलो, सम और विषम स्थान, ठीक है, इसके अंक बराबर होंगे, तो चलो कर लेते हैं पहले 5, 3 और 6। 5 + 3 + 6 = K 4 7। पहला, तीसरा, पाँचवा, दूसरा, चौथा और छठा हो गया विषम सम दोनों को बराबर। अब सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया है आपका 6 5 11 हो गया, 7 4 11। K की वैल्यू क्या आ गई 14 - 11 यानी कि 3, तो यानी यहाँ से K की वैल्यू 3 आ चुकी है। ऑप्शन में है क्या, A = 2, B = 3। देखो B ही नंबर आपको ऑप्शन मिल गया, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, A B C मिलाकर प्रतिदिन 300 रुपये कमाते हैं। अगर A और C मिलकर प्रतिदिन रुपये 188 कमाते हैं तो B और C मिलकर 152 कमाते हैं। C की प्रतिदिन की कमाई क्या होगी। अच्छी बात है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। बेसिक से अगर देखा जाए तो बस मैं स्टेटमेंट लिखने की कोशिश नहीं करूँगी, सोच रही हूँ कि आपको ऐसे बता दूँ। A B C प्रतिदिन कमाते हैं, यानी कि A B और C ये मिलकर कमाते हैं कितना, रुपये 300। समझना, खाली बस समझना क्या है। A और C कमाते हैं कितना, A और C कमाते हैं कितना, रुपये 188। B और C कमाते हैं कितना, भाई B और C की कमाई पर दी हुई है ना, B और C की कमाई कितनी दी हुई है 152 रुपये दी हुई है। लेकिन उसको लिखने से पहले ये देख लो, पहले A B C कमा रहे हैं 300, कब, प्रतिदिन कमा रहे हैं, एक दिन में। A और C कमा रहे हैं 188, कब, प्रतिदिन। तो अगर A B C की वैल्यू पता है और A C की पता है तो क्या B कितनी निकल जाएगी, क्या कितनी हो जाएगी कमाई B की 300 - 188 कितना हो गया
यहाँ से 2 हुआ और यहाँ से 1 और यहाँ से 1, यानी कि ₹112 हो गई बी की कमाई। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, आपसे पूछा क्या है, ये आपने बी की कमाई निकाल ली, यहाँ से आपसे जो पूछा गया है सी की कमाई क्या होती है। तो सी की कमाई निकालने के लिए आपको देखो ये भी तो दिया हुआ है बी की कमाई और यहाँ से ए और सी की कमाई। अब आपसे कह रहा है कि सी की कमाई बताइए। तो देखो यहाँ ये भी तो दिया है कि बी और सी कमाते हैं कितना, 152 रुपये। अगर बी और सी कमाते हैं 152 रुपये, ये बी और सी का मतलब बी प्लस सी समझ लेना, दोनों की कमाई का योग ये जो है आपका कितना है 152 रुपये। बी और सी कमा रहे हैं 152 और बी कमा रहा है 112, तो सी कितना कमाएगा 152 माइनस, ये मैं ऐसे कर दे रही हूँ वरना इसको भी आप माइनस समझ लेंगे, 112 कितना हो गया ये 04 और ये रुपये, यानी सी कितना कमा रहा है, सी कमा रहा है 40 रुपये प्रतिदिन। और देखो ऑप्शन नंबर ए ही आपका 40 रुपये दिया हुआ है। बहुत ही अच्छे तरीके से देखो हम लोगों ने लगा लिया ना। ए बी सी 300 कमाता है, ए सी कमाते हैं 188। तो अगर ए बी सी 300 कमा रहे हैं, ए सी कमा रहे हैं 188, तो बीच में बचा हुआ बी कितना कमाएगा 300 माइनस 188। और ठीक वैसे ही ये वाला भी। तो यहाँ से हो चुका है क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संख्याओं 1, 3, 5 ... 25 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी बताना। देखो बहुत ही अच्छा और ट्रिकी सा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ना जो एकदम हाई क्लास तक पढ़े होते हैं ना, छोटी छोटी बातों में कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि देखो अब यही क्वेश्चन है, अब इसमें कोई भी रूल नहीं लगना है, कुछ भी नहीं लगना है, बस घुमा के पूछ दिया क्वेश्चन, थोड़ा इस टाइप से है। कह क्या रहा है आपको, ये संख्याएँ दी हुई हैं, इनका गुणा करने कह रहा है, ठीक है ना। तो संख्याओं का गुणन होगा क्या, अगर आप देखो तो संख्याओं का गुणन क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो सबको। किस तरह से 1, 3, 5, 7 ... 25, यही तो कह रहा है। आपसे कह रहा है कि गुणनफल के दाईं ओर और अंत में, अच्छा और नहीं लिखा है, गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो जो भी गुणनफल आएगा उसके दाईं ओर यानी कि राइट साइड में आपसे पूछ रहा है कि शून्यों की संख्या क्या होगी। तो गुणनफल में एक भी सम संख्या नहीं है, पता है आपको, दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि गुणनफल में एक भी सम संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गुणनफल के दाईं ओर कोई ज़ीरो होगा ही नहीं। सिंपल है, लॉजिक वाली बात है, कोई ज़ीरो होगा ही नहीं गुणनफल के दाईं ओर। तो आप लिख सकते हैं कि गुणनफल के दाईं ओर कोई भी शून्य नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर सम संख्या है ही नहीं, ठीक है, सम संख्या अगर कोई है ही नहीं तो मल्टीप्लाई होने पर ज़ीरो का सवाल ही नहीं उठता है, कोई ज़ीरो आएगा ही नहीं। भाई अगर 4 होता तब ना 4 5 20 होता तो ज़ीरो आता, 2 होता तो 2 5 10 होता तब ना ज़ीरो आता राइट साइड में। लेकिन यहाँ तो सम संख्याएं हैं ही नहीं, यहाँ पे सब विषम संख्याएं हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन कभी राइट साइड में ज़ीरो लेकर के नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ज़ीरो इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा था, मैंने ये बस लिख के बताया, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है tan 4, tan 43, tan 47, tan 86 का मान क्या होगा। तो चलो कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। जो वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पे कहीं डॉट वगैरह नहीं लगा है, तो कुछ भी बीच में होने के चांसेस नहीं हैं। tan 4, tan 43 मैं लिख दे रही हूँ और इसको सॉल्व करके दिखा दे रही हूँ आपको। tan 86 थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा जिन्होंने पढ़ा नहीं है। अच्छा एक चीज़ और, ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि जिन दो नंबर्स का सम 90 आ रहा है ना, उन्हें एक पास रख लेते हैं, तभी ये सॉल्व हो पाते हैं। जैसे कि ऐसे नहीं है कि ऐसे सॉल्व नहीं होंगे, आपको इजी होगा। 4 + 86 90 होता है, तो इन दोनों को एक पास कर लो। और tan 43 और 47 दोनों मिला के 90 बनाते हैं, तो इन लोगों को एक पास रख लो बस। tan 4, tan 86 को आप लिखोगे क्या, आप लिख सकते हो 90 - 4। क्यों, क्योंकि tan 90 - थीटा, 90 - 4 क्या होता है, 90 - 4 86 होता है ना, तो 86 को समझ लो ऐसे लिख दिया है। tan 43 और tan 47 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 43।
ठीक है, वही नंबर लिखते हैं जो यहाँ पहले में होता है। देखो 43 43 4 4। अब देखो वैल्यू क्या होती है, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cot थीटा, और यही थीटा वाली वैल्यू होती है यानी कि 4, और ये हो गया tan 43 और ये हो गया cot 43। आपको ये पता होगा कि tan और cot जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं कर रही हूँ इसके बाद वाला tan 4 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई tan 4 मल्टीप्लाई बाई tan 43 मल्टीप्लाई बाई कॉट को लिखेंगे 1 बाई tan 43, सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 1, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 1, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका आ चुका है 1, और 1 दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देख लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दी गई आकृति में ROQ वृत्त का व्यास है, यानी कि ROQ ये बड़ा वाला, ठीक है ना, व्यास है, डायमीटर है, ठीक है। अगर POR यानी कि POR ये वाली वैल्यू 130 है तो आपको बताना है QPO। देख लो QPO है कौन सा, QPO, यानी कि आपको ये बताना है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये एंगल कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं QOP। QOP क्या है, QOP ये वाला एंगल निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। कैसे निकल सकता है QOP, क्योंकि आपको पता है कि ROQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, यानी कि इस पर जो एंगल बनेगा ये पूरा 180 बनेगा, यानी QOP क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री, यानी कि ये वाली वैल्यू 50 आ गई। आपको ये पता है कि PQO यानी कि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये आपको पता है कि PQO 90 डिग्री है। अब आप देख लो कि ये एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है QPO, तो QPO क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 50, और यहाँ से सॉल्व हो गया 180 माइनस ये हो गया 140, और यहाँ से निकल के आ गया 40 डिग्री, यानी कि यहाँ से आपका आंसर आ चुका है 40 डिग्री। और ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। पहली बात, यहाँ तक के क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को आपको और अच्छे से दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। कोई टॉपिक ऐसा रह जाता है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि वो टॉपिक आपको कवर करा दिया जाए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का सेशन पसंद आ गया होगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। और अगर कोई न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बिकॉज़ आपको पता ही है कि RRB NTPC और रेलवेज़ यहाँ पे जो है लेखपाल की भर्ती आने वाली है, और NTPC की तो खैर लगी हुई है, दिसंबर में होने की संभावना है, और UP टेट का भी देखो आने वाला है। तो सुपर टेट, जब UP टेट हो जाएगा तो सुपर टेट तो आएगा ही आएगा। तो वो सबके लिए मैथ्स का सेशन में करा रही हूँ, तो आप बहुत सारे लोग जो आपके फ्रेंड्स होंगे उनसे शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।